सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, इसमें कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर अनुप्रास अलंकार है। तो देखो ये जो पंक्ति दी गई है इसमें जो है एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। जब एक ही वर्ण की क्या होती है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। अगर आप एक शिक्षक हैं और आप जो है बच्चे का उपचारात्मक यहाँ पर शिक्षण कर रहे हैं तो आपकी सफलता जो है किस पर निर्भर करेगी, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो अगर आप उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं तो जब आप बच्चे की समस्या का सही कारण जान पाएंगे तभी तो आप उसका निदान कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, एकमात्र संसाधन होती है, साध्य है, साधन है या फिर अनावश्यक है। तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होती है एक साधन होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी जो बच्चे होते हैं हिंदी में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन है कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, बी ऑप्शन है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, मतलब कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते हिंदी सीखने में, सी ऑप्शन है कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या फिर डी ऑप्शन है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि जो प्रायः जो हिंदी होती है और जो बच्चों की मातृभाषा होती है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसकी संरचना में अंतर होता है, बनावट में अंतर होता है, इसीलिए उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप जो है यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहानी सुनाने से क्या होता है, बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो अगर आप एक टीचर हैं और आप जो है क्लास में कहानी सुना रहे हैं, स्टोरी टेलिंग के मेथड से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चों की जो है कल्पना शक्ति का विकास होता है और वो सोचते हैं। जैसे कि आप एक शेर और खरगोश की यहाँ पर अगर कहानी सुना रहे हैं तो वो अपने माइंड में सोचेगा कि खरगोश किस तरीके का होता है, जब उसने कभी देखा होगा खरगोश तो वहाँ पर उसको सोचेगा, या फिर शेर को सोचेगा तो उसके माइंड में उसका फिगर बनेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है बच्चों में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि यहाँ पर बेहतर हो सकती है, अपने अनुभवों को यहाँ पर लिखना, श्रुत लेख, पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना या फिर सुंदर लेख का अभ्यास करना। तो अगर आप बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब कि वो लिखने का यहाँ पर आप असेसमेंट कर रहे हैं, तो जब बच्चे अपने अनुभवों को अगर लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे बेहतर जो है ये विधि होती है मूल्यांकन की, क्योंकि वो जो है अब
अपने अनुभव जब बच्चे लिखते हैं तो वहाँ पर अपने थॉट को अपने वो प्रोसेस करते हैं, सोच करके लिखते हैं, तो वहाँ पर उनके लेखन कौशल का मूल्यांकन जो है वो अच्छे तरीके से होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो बोलना कौशल है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या फिर मधुर वाणी। तो अगर आप जो है बच्चे को बोलना कौशल जो है सिखा रहे हैं, तो बच्चा अगर संदर्भ और स्थिति के अनुसार वो अपनी बात कह सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बात को किसी दूसरे को समझा सकता है, तो यहाँ पर जो है उसका बोलना कौशल जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं और आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। तो ए ऑप्शन है कि बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ये सबसे बड़ी चुनौती है आपके लिए। बी ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से युक्त रखना। सी ऑप्शन है कि भाषा संसाधनों का अभाव है, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां यहाँ पर तय करना। तो अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं और आप जो है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि बच्चे किस तरीके से वहाँ पर सीख पाएंगे, उसके लिए उचित रणनीतियाँ आप तैयार करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन वहाँ पर आप बनाएंगे। तो यही जो है ऑप्शन सबसे करेक्ट है। तो अर्थ का यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो अगर आपकी एक समावेशी कक्षा है तो वहाँ पर भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है, मतलब अनुकूल नहीं है, निगेटिव यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर निगेटिव जो आपका ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। चलिए ए यहाँ पर ऑप्शन है कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये अनुकूल है, इसलिए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ऑप्शन। बी ऑप्शन है कि भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही है। तो ये भी अगर सही है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बालक होता है वो भाषा कब सीखता है कि वो उसको समृद्ध परिवेश जब मिलता है तभी वो अच्छे तरीके से भाषा को यहाँ पर सीखता है और डिलीवर करता है। सी ऑप्शन है कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब है कि जो क्लास होती है उसमें बहुत सारे चार्ट लगे होते हैं और बहुत सारे फिगर बने होती, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रिंट समृद्ध माहौल बोलते हैं। फिर डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। अगर आप व्याकरण, क्योंकि वो प्राथमिक स्तर के बालक हैं यहाँ पर, और आप अगर उनको व्याकरण के नियम सिखा रहे हैं तो वहाँ पर भाषा विकास से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। देखो आपकी क्लास कैसी है, बहुसांस्कृतिक कक्षा है और आप एक भाषा शिक्षक हैं, तो वहाँ पर किस बात को आप अधिक महत्व देंगे। ए ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति आपको समझाना होगा बच्चों को। बी ऑप्शन है कि बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। देखो जहाँ पर भी अगर आप बच्चों को अवसर देते हैं, उनको खुद से करने का कोई भी यहाँ पर समय देते या फिर अवसर देते, तो वो ऑप्शन आपका सीटेट के एग्ज़ाम में आपको जो है वही ऑप्शन टिक करना है, जो यहाँ पर बच्चों को अवसर देना। क्योंकि आपकी जो अब यहाँ पर शिक्षा प्रणाली है वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है, मतलब कि यहाँ पर छात्र आधारित जो है या फिर बालक आधारित जो है वो शिक्षा प्रणाली है। इसलिए क्या है कि बच्चे को अवसर देना, क्योंकि बच्चा जो होता है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और अपने ज्ञान की रचना वो स्वयं करता है। तो अगर आप जो है अवसर बच्चे को देंगे, कुछ समय वहाँ पर उसको देंगे, इन्वॉल्व होने के लिए समय देंगे, तो वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगर आप एक प्राथमिक स्तर पर बच्चे में भाषा शिक्षण करा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या नहीं होगा। तो ए ऑप्शन है स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना,
वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, या फिर विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो देखो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है, स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तो ये तो यहाँ पर उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूछा उद्देश्य नहीं है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन देख लीजिए कि विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है, तो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव, तो गलत हो जाएगा। देखो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, याद करने पर एनसीएफ जो है वो जोर नहीं देता है, ये एक निगेटिव ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है। कहीं पर भी रटना आ जाए, याद करना आ जाए, तो ये सब क्या है आपके जो है निगेटिव जो है टैग वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो ए ऑप्शन है कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, या फिर बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सी ऑप्शन है कि गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, या फिर गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार जो है आप गृह कार्य अगर देंगे तो बच्चे आसानी से और यहाँ पर बिना डरे वो जो गृह कार्य होमवर्क है वो करके लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं। देखो ऐसे कौशल जिसमें आप जो है अभिव्यक्त करते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर अपने जो है विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो सुनना और बोलना, देखो सुनना तो यहाँ पर ग्रहणात्मक हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, ए ऑप्शन गलत। बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना मतलब कि ग्रहण करना, सुनना भी ग्रहण करना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो कौशल जो होते हैं दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, अभिव्यक्तात्मक होता है और एक ग्रहणात्मक होता है। जो ग्रहणात्मक होता है उसमें क्या होता है कि अगर बच्चा यहाँ पर ग्रहण कर रहा है तो जब वो सुनेगा, सुनना जो है वो ग्रहणात्मक है, और यहाँ पर जो है कह सकते हैं पढ़ना, तो पढ़ना भी क्या है यहाँ पर ग्रहणात्मक। लेकिन अभिव्यक्तात्मक, जब बच्चा अभिव्यक्त करता है अपने विचारों की, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बोलना। अगर वो बोल रहा है इसका मतलब है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, और अगर कहीं पर लिख रहा है तब भी वो क्या कर रहा है, यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहा है अपने विचारों को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब कि आपको यहाँ पर असत्य बताना है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन जो है वो असत्य है। ए ऑप्शन है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही है कि भाषा की वो जटिल और समृद्ध संकल्पनाओं के साथ वो क्या करते हैं, यहाँ पर विद्यालय आते हैं, क्योंकि वो मातृभाषा तो लेकर के ही आते हैं, मातृभाषा से वो लैस होते हैं। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो गलत हो गया। सी ऑप्शन देख लेते हैं कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो बिल्कुल ये सही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो क्या ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाती, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन जो सी ऑप्शन आपका है वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखो विरोधाभास यहाँ पर जो है भाषा सीखने में सहायक नहीं होता है, इसीलिए कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर आपको जो है पढ़ाना है जब बच्चों को, तो मातृभाषा को अभी बेस मान करके फिर आपको पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उसमें विरोधाभास आपको नहीं उत्पन्न करना है। चलिए उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं
कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। आपको भाषा कौशलों के संदर्भ में बताना है कि यहाँ पर जो ABCD ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन है कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। बी ऑप्शन है कि बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना और लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं। सी ऑप्शन है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। या फिर भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियम का ज्ञान जरूरी होता है। तो देखो जो भाषा कौशल होते हैं वो आपस में अंतः संबंधित होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके जो चैप्टर होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे चित्र बने होते हैं, फिगर बने होते हैं। तो वो जो फिगर होते हैं उनको बुक में देने का क्या उद्देश्य होता है। तो ए ऑप्शन है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। देख लेते हैं अभी। बी ऑप्शन है कि चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। या फिर चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो बिल्कुल सही, जो चित्र होते हैं वो बच्चे की जो अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं जिनको कि वो यहाँ पर देख नहीं सकते हैं और उसको केवल महसूस करते हैं, तो यहाँ पर अमूर्त जो संकल्पनाएं होती हैं उनको समझने में सहायता करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। देखो एक तो होता है तत्सम और दूसरा क्या होता है, तद्भव होता है। तो ये इस तरीके से दो शब्द होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत से, वे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट यहाँ पर हिंदी में बोले जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, तत्सम बोला जाता है। और जो तद्भव होते हैं वो यहाँ पर संस्कृत से थोड़ा यहाँ पर क्या हो गए हैं, चेंज होकर के किस में बोले जाते हैं, हिंदी में बोले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसको तद्भव बोला जाता है। तो देखो कार्य जो है एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसका जो तद्भव है वो क्या होगा, सेवा होगा, कारज होगा, काज होगा या फिर काम होगा। तो कार्य का जो है वो काज होता है यहाँ पर तद्भव, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो देखो उपसर्ग होता है एक, उपसर्ग क्या होता है, वो शब्दांश से पहले जुड़ जाता है। कब जुड़ता है, तो शब्दांश से पहले जुड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। लेकिन जो प्रत्यय होता है वो शब्दांश के बाद में जुड़ता है। कब जुड़ता है, तो बाद में जुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो देखो विचार में अगर इक प्रत्यय लग जाएगा, जैसे हमने लिख दिया विचार और प्लस एक जोड़ दिया यहाँ पर, तो देखो संधि के अनुसार यहाँ पर नियम जब लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, वैचारिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वैचारिक बन जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में वैचारिक है यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में ही है वैचारिक। तो डी ऑप्शन ही 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो ये 18 क्वेश्चंस कुछ थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।